हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना की प्रश्नावली 3.4 का 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3 और 4 के ऐसे सार्वगुणज लिखने हैं जो कि 100 से छोटे हों। तो देखिए सार्वगुणज कौन से होते हैं, साझे गुणज जो दोनों में एक जैसे होते हैं। अब देखिए 100 से छोटे लिखने हैं हमें 3 और 4 के सार्वगुणज, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 के गुणज संख्याएं लिख लेंगे जो कि 100 से छोटे हैं, और फिर 4 की गुणज संख्याएं लिख लेंगे जो कि 100 से छोटी हैं। तो देखिए 100 से छोटी 3 की गुणज संख्याएं। अब गुणज क्या होते हैं, किसी संख्या के उस संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही होती हैं वो उसके गुणज होते हैं। तो 3 की गुणज संख्याएं 100 से छोटी कौन सी होंगी, जो 3 के पहाड़े पर आएंगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 में 27, 3 धया 30। अब उसके बाद 3 गुणा 11 करेंगे हम, 33, फिर 3 गुणा 12 36, 3 गुणा 13 39, 3 गुणा 14 42, 3 गुणा 15 45, फिर 3 गुणा 16 48, 3 गुणा 17 51, 3 गुणा 18 54, 3 गुणा 19 57, 3 गुणा 20 60, फिर 3 गुणा 21 63, 3 गुणा 22 66, फिर ऐसे ही 3 गुणा 23 69, 3 गुणा 24 72, 3 गुणा 25 75, कहाँ तो हुआ था 3 गुणा 25, फिर 3 गुणा 26 78, 3 गुणा 27 81, 3 गुणा 28 84, 3 गुणा 29 कितना होगा 87, 3 गुणा 30 90, ठीक है, 3 गुणा 31 93, 3 गुणा 32 96, फिर 3 गुणा 33 99, और अगर हम 3 गुणा 34 करेंगे तो वो क्या होगा, जो गुणज आएगा 100 से बड़ा होगा। तो हमें तो 100 से छोटे लिखने हैं, ठीक है, तो मैंने 100 से छोटे 3 के गुणज संख्याएं लिख दी ये हैं। अब देखिए 100 से छोटे 4 के गुणज कौन से होंगे वो भी लिख लेंगे। देखिए 100 से छोटे 4 की गुणज संख्याएं जो 4 के पहाड़े में आएंगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निमे 36, 4 धया 40, फिर 4 को 11 से गुणा करेंगे 44, 4 को 12 से गुणा करेंगे 48, 4 को 13 से गुणा करेंगे 52, फिर 4 को 14 से गुणा करेंगे 56, 4 को फिर 15 से गुणा करेंगे 60, फिर 4 को 16 से गुणा करेंगे 64, फिर 4 को 17 से गुणा करेंगे 68, फिर 4 को 18 से गुणा करेंगे 72, ऐसे ही आगे देखिए, फिर 76 आएगा, फिर 80, फिर 84, फिर 88, फिर 92, फिर 96। देखिए 4 के हमने गुणज लिख दिए हैं जो कि 100 से छोटे हैं। ये देखिए ये जो 96 है, 4 को हमने 24 से गुणा करा तब 96 आया है, ठीक है। अब आगे अगर मैं 4 को 25 से गुणा करूँगी तो क्या आएगा, 100 आएगा। पर हमें तो 100 से छोटे लिखने हैं, तो 100 से छोटे गुणज कौन से हैं, ये हैं 4 के 100 से छोटे गुणज। अब हमें इनके सार्वगुणज लिखने हैं, मतलब जो दोनों में एक जैसे हो गुणज, वो लिखने हैं 3 और 4 के। अब देखिए एक जैसे गुणज दोनों के कौन से हैं, वो क्या होंगे, उसके सार्वगुणज होंगे, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें है, नहीं है, तो 3 सार्वगुणज नहीं हुआ। फिर 6 देखिए, 6 भी इसमें कहीं नहीं है, तो 6 भी एक साझा गुणज नहीं हुआ। फिर 9 देखिए, 9 भी इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद देखिए 12, क्या 12 इसमें है, हाँ देखिए 12 ये रहा। तो इसका मतलब पहला जो है सार्वगुणज कौन सा हो गया, 12, जो दोनों में एक जैसा है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वगुणज कहते हैं। अब 12 के बाद अगला सार्वगुणज कौन सा होगा, 24, ठीक है। 24 ही है जो इसमें भी है और इसमें भी, देखिए ये 24 और ये 24, तो अगला सार्वगुणज मतलब साझा गुणज जो दोनों में एक जैसा है वो कौन सा है, 24। फिर 24 के बाद देखिए अगला सार्वगुणज कौन सा है, 36, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए यहाँ पे है ये 36 और इसमें भी ये रहा 36, ठीक है। फिर 36 के बाद अगला सार्वगुणज कौन सा होगा, देखिए
इसके बाद 36 के बाद अगर अगला देखें तो है 48, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए 48 के बाद और कोई सार्वगुणज है। देखिए 48 के बाद अगर हम देखें तो ये 60 इसमें भी है और ये इसमें भी है। तो अगला सार्वगुणज मतलब एक जैसा गुणज कौन सा हो गया? 60। ठीक है, अब 60 के बाद देखिए क्या कोई और है? 60 के बाद अगर हम देखें तो ये 72 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगला साझा गुणज या सार्वगुणज कौन सा हो गया? 72। ठीक है, अब 72 के बाद देखिए और कोई है सार्वगुणज? 72 के बाद अगर हम देखें तो 84 इसमें भी है और इसमें भी है। तो अगला सार्वगुणज कौन सा हो गया? 84। ठीक है, जो कि इन दोनों में है। ठीक है, एक जैसा है। उसके बाद 84 के बाद देखिए क्या कोई और है? 84 के बाद अगर हम देखें तो ये 96 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब अगला सार्वगुणज कौन सा हो गया? 96। तो 100 से छोटी 3 और 4 की सार्वगुणज संख्याएं कौन सी होंगी? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। तो 100 से छोटी 3 और 4 की सार्वगुणज संख्याएं कौन सी हैं? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। ठीक है, ये 100 से छोटे हैं सभी संख्याएं और क्या है? 3 और 4 की सार्वगुणज मतलब साझी गुणज संख्याएं हैं जो दोनों में एक जैसी हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें सार्वगुणनखंड एक होता है, मतलब एक ही है जो कि साझा गुणनखंड होता है। इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड साझा नहीं होता है या सार्व नहीं होता है। सार्व और साझा एक ही है। ठीक है, अब देखिए ए पार्ट क्या दिया गया है? 18 और 35। तो हमें बताना है क्या 18 और 35 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अगर इन दोनों के गुणनखंड में साझा गुणनखंड सिर्फ एक होगा तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो पहले हम 18 के गुणनखंड निकालेंगे और फिर 35 के। तो 18 के गुणनखंड निकालेंगे। किसी भी संख्या के गुणनखंड कौन से होते हैं? जिनसे वो संख्याएं पूरी तरह भाग हो जाती है। और किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होंगे ही। एक तो वो संख्या खुद अपनी गुणनखंड होती है और दूसरा संख्या एक। ठीक है, तो देखिए 18 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 18, क्योंकि 18 एक से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से भी। उसके बाद देखिए 18 को 2 से भाग दे के देखेंगे तो 2 से 18 भाग हो जाता है पूरी तरह, 2 में 18। तो अगले गुणनखंड कौन से होंगे? 2 और 9। उसके बाद देखिए 18 3 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है। तो 18 को हम 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3 6 के 18 6 आएगा। तो अगले गुणनखंड कौन से होंगे? 3 और 6। उसके बाद देखिए 18 को अगर हम 4 से भाग करें तो पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 18 का गुणनखंड 4 नहीं होगा। उसके बाद 18 को अगर हम 5 से भाग दे के देखें तो 5 से भी 18 पूरी तरह भाग नहीं होता। फिर उसके बाद 6 से अगर हम 18 को भाग दे के देखें तो 6 से 18 पूरी तरह भाग हो जाता है। 6 तिये 18 3 पे। तो पर अब देखिए यही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो जब भी गुणनखंड दोबारा आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं? उन्हें वहीं रोक देते हैं। तो 18 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, तो देखिए 18 के सभी गुणनखंड कौन से हैं? 1 2 3 6 9 और 18। अब 35 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 के गुणनखंड कौन से होंगे? जिनसे 35 पूरी तरह भाग हो जाएगा। और किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होते ही हैं, एक तो वो संख्या खुद, दूसरी संख्या एक। तो 35 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 35, क्योंकि 35 एक से भी पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद 35 के अगले गुणनखंड देखिए कौन से होंगे? 35 जो है एक के बाद सीधा 5 से पूरी तरह भाग होता है। तो मतलब अगला गुणनखंड कौन सा होगा इसका? 5। हम 5 से 35 को भाग देंगे तो कितने पे जाएगा? 5 सत्ते 35, 7 पे गया। तो अगले गुणनखंड 5 और 7। फिर 35 6 से तो पूरी तरह भाग नहीं होता है। ठीक है, फिर 7 से 35 को पूरी तरह भाग हो जाता है। देखिए 7 से 35 जो है पूरी तरह भाग हो जाता है। 7 पंजे 35, 5 पर। ठीक है, पर देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे। 5 और 7 पहले आ चुके हैं, तो जब भी गुणनखंड दोबारा आते हैं हम उन्हें वहीं रोक देते हैं। तो 35 के सभी गुणनखंड कौन से होंगे? 1 5 7 और 35।
तो देखिए 35 के सभी गुणनखंड कौन से हैं? 1, 5, 7 और 35। अब देखिए हमें बताना है कि क्या 18 और 35 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें सार्वगुणनखंड क्या हो? 1 हो। मतलब साझा गुणनखंड सिर्फ 1 हो, संख्या 1 हो, ठीक है। उसके अलावा और कोई संख्या जो है उसका सार्वगुणनखंड ना हो। तो देखिए इन दोनों को अगर हम देखें तो इनमें सिर्फ ये एक ही है जो कि साझा है, ठीक है। ये एक ही है जो कि साझा है, या ये कह लीजिए यहाँ पर सिर्फ सार्वगुणनखंड एक ही है। इसके अलावा और कोई संख्याएं जो हैं या कोई और गुणनखंड जो है एक जैसे नहीं है, ठीक है, साझे नहीं है, एक ही है। तो देखिए यहाँ पर सार्वगुणनखंड एक है, ठीक है, ये एक ही है जो कि साझा है। और ये किसका निशान होता है? इसलिए का। तो इसलिए ये संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। 18 और 35 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। हमें यही बताना था, ठीक है। अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट में देखिए हमें संख्याएं दी गई हैं 15 और 37, ठीक है। अब हमें बताना है क्या ये दोनों भी सहअभाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो पहले देखिए 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 15। 15 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से भी। उसके बाद 15 देखिए 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता। फिर उसके बाद 15 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है। तो 15 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 पंजे 15। तो अगले गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 3 और 5। उसके बाद देखिए 15 4 से भी पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 4 जो है 15 का गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद 15 देखिए किससे भाग होता है? 5 से। 5 से 15 पूरी तरह भाग हो जाता है। 15 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 से 15 3 आएगा। तो अगले गुणनखंड 5 और 3। पर देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, 5 और 3 पहले आ चुके हैं, तो मतलब हम यहीं पर रोक देंगे। तो 15 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1 3 5 और 15। अब 37 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 37 के गुणनखंड कौन से होंगे? जिनसे 37 पूरी तरह भाग हो जाएगा, ठीक है। तो 37 के पहले गुणनखंड तो कौन से हो जाएंगे? 1 गुणा 37, क्योंकि 37 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 37 के अगले गुणनखंड कौन से होंगे? 37 जो है 1 के अलावा सिर्फ अपने आप से पूरी तरह भाग होता है। मतलब 37 को अगर मैं 37 से भाग दूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो मतलब बस यही गुणनखंड है 37 के। इसके अलावा 37 और किसी से पूरी तरह भाग नहीं होता। पर अगर हम यहाँ भी देखें तो 1 और 37 पहले आ चुके हैं, तो मतलब अब हम यहीं रोक देंगे। तो 37 के गुणनखंड कौन से हैं? सिर्फ 1 और 37 हैं। तो 15 के सभी गुणनखंड कौन से हैं? 1 3 5 और 15। और 37 के सभी गुणनखंड कौन से हैं? 1 और 37, ठीक है। अब देखिए हमें बताना था कि ये दोनों सहअभाज्य हैं या नहीं। तो अभाज्य कब होंगी? जब दोनों में साझा गुणनखंड कौन सा होगा? सिर्फ 1 होगा, या ये कह लीजिए सार्वगुणनखंड कौन सा होगा? 1 होगा। तो देखिए इन दोनों में सार्वगुणनखंड सिर्फ 1 है, मतलब एक ही है ऐसा गुणनखंड जो कि साझा है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड एक जैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सार्वगुणनखंड 1 है, अतः ये संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये था बी पार्ट। अब हम सी पार्ट सोल्व करेंगे। सी पार्ट में देखिए हमें दो संख्याएं कौन सी दी गई हैं? 30 और 415। अब हमें ये बताना है क्या ये दोनों भी सहअभाज्य है। तो हम क्या करेंगे? इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 30 के पहले गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 30। 30 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद 30 2 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है, ठीक है। 2 से हम 30 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 15। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए? 2 और 15। फिर 30 को हम 3 से भाग दे के देखें तो 3 से भी 30 पूरी तरह भाग हो जाता है। कितना आएगा? 3 एकम 3, ठीक है। और ये 0 10 आएगा, ठीक है। फिर 30 को 4 से भाग दे के देखें तो 4 से 30 पूरी तरह भाग नहीं होता। फिर देखिए 5 से 30 पूरी तरह भाग हो जाता है। 5 छीके 30 6 आएगा। तो अगले गुणनखंड 5 और 6। फिर 30 को 6 से भाग दे के देखें तो 6 से भी 30 पूरी तरह भाग हो जाते हैं। 6 पंजे 30। तो अगले गुणनखंड 6 और 5। पर देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसे यहीं रोक देंगे। 6 और 5 पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो ये थे 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब 415 के गुणनखंड लिखेंगे। अब देखिए 415 के पहले गुणनखंड कौन से होंगे? 1 और 415 खुद, ठीक है, क्योंकि 415 1 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से भी। उसके बाद देखिए 415 ना 2 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 3 से और ना ही 4 से।
पर 5 से जो है 415 पूरी तरह भाग हो जाता है। जब 415 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 अट्ठे 40, 8 आया, ठीक है। फिर 5 दिए 15, 3 पे जाएगा मतलब 83। अब देखिए इसके अलावा 415 5 से तो पूरी तरह भाग हो गया, फिर 415 83 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगा, ठीक है। अब इनके अलावा जो है 415 किसी और से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो इसका मतलब 415 के गुणनखंड कौन से हैं, सिर्फ 1, 5, 83 और 415। तो देखिए 30 के सभी गुणनखंड हमने लिख लिए और 415 के भी सभी गुणनखंड हमने लिख लिए। अब देखिए हमें ये बताना था कि क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं कब होंगी, जब इनमें सार्व गुणनखंड सिर्फ एक हो, मतलब साझा गुणनखंड सिर्फ एक हो, उसके अलावा और कोई गुणनखंड साझा ना हो। तो देखिए इन दोनों में एक तो है ही साझा गुणनखंड, इसके अलावा देखिए 5 भी एक साझा गुणनखंड आ रहा है जो दोनों में एक जैसा है। तो इसका मतलब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं में सिर्फ ये जो गुणनखंड एक है ये ही साझा होता है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड साझा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर सार्व गुणनखंड 1 और 5 है, मतलब 1 के अलावा 5 भी है जो कि साझा गुणनखंड है, तो अतः ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये था सी पार्ट। अब हम डी पार्ट सोल्व करेंगे। अब देखिए अगली दो संख्याएं कौन सी दी गई हैं, 17 और 68। अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों भी सह अभाज्य हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए पहले 17 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 17 के गुणनखंड कौन से होंगे, पहले दो, 1 गुणा 17। 17 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद जो है 17 किसी संख्या से भाग नहीं होता सिवाय अपने आप की। तो 1 के बाद 17 सीधा किससे भाग होता है पूरी तरह, 17 से। अब 17 को 17 से भाग दूंगी तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 17 एकम 17, 1 आया। अब देखिए 1 और 17 तो पहले ही आ चुके हैं, तो मतलब हम इसे यहीं रोक देंगे। 17 के गुणनखंड सिर्फ कौन से हैं, 1 और 17 हैं। अब हम 68 के गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए 68 के गुणनखंड कौन से होंगे, सबसे पहले होगा 1 और फिर 68, क्योंकि 68 1 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से भी पूरी तरह भाग होता है। फिर देखिए 68 को 2 से भाग दे के देखेंगे तो 2 से 68 पूरी तरह भाग हो जाता है। तो 2 से 68 को भाग दे के देखेंगे तो देखिए 2 तिये 6, 2 चौके 8, 34 आया, ठीक है। 68 2 से भी पूरी तरह भाग होता है और 34 से भी पूरी तरह भाग होता है। उसके बाद देखिए 68 जो है 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता है। फिर देखिए 4 से 68 पूरी तरह भाग हो जाता है, कितने पे, 4 एकम 4, ठीक है। 6 में से 4 गए 2, 28 आया, तो 4 सत्ते 28। तो 4 और 17 अगले गुणनखंड हो गए। देखिए उसके बाद 68 जो है ना 5 से भाग होता है, ना ही 6 से, ना ही 7 से, सीधा 68 जो है पूरी तरह 17 से भाग होता है, ठीक है। 17 से मैं 68 को भाग दूंगी तो क्या आएगा, 17 चौके 68, 4 आया। तो देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, 17 और 4 पहले आ चुके हैं, तो इसे हम यहीं पर रोक देंगे। तो 68 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 2 4 17 34 और 68। तो देखिए 17 के सभी गुणनखंड लिख दिए हमने और 68 के भी सभी गुणनखंड हमने लिख लिए। तो अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं कब होंगी ये दोनों, 17 और 68, जब इन दोनों में सार्व गुणनखंड सिर्फ एक हो, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड सार्व ना हो, मतलब एक जैसा ना हो। तो देखिए एक तो है ही, इसके अलावा अगर हम देखिए 17 भी है, 17 भी दोनों में सार्व गुणनखंड है, मतलब साझा गुणनखंड है, एक जैसा गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सिर्फ वही संख्याएं सह अभाज्य होती है जिनमें साझा गुणनखंड सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सार्व गुणनखंड 1 और 17 है, मतलब 2 गुणनखंड साझे आ रहे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है जो साझा आ रहा है, अतः ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। तो ये था डी पार्ट। अब ई पार्ट सोल्व करेंगे। ई पार्ट में देखिए संख्याएं दी गई हैं 216 और 215। अब हमें बताना है क्या ये दोनों सह अभाज्य हैं। तो पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले देखिए 216 के गुणनखंड, पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 216। 216 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद 216 देखिए 2 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है। 2 से अगर मैं 216 को भाग दूंगी तो क्या आएगा, 108 आएगा। फिर देखिए 216 3 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है। 216 को मैं 3 से भाग दूंगी तो क्या आएगा,
3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 मतलब 72। 3 से भी 216 पूरी तरह भाग होता है और 72 से भी। उसके बाद देखिए 216 को 4 से भाग दे के देखें तो 4 से भी 216 पूरी तरह भाग हो जाता है। कितने पे भाग होता है? 4 पंजे 20, 4 चौके 16। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए? 4 और 54। फिर देखिए 216 5 से पूरी तरह भाग नहीं होता, 5 के बाद 6 से 216 पूरी तरह भाग होता है। 216 को अगर मैं 6 से भाग दूं तो क्या आएगा? 6 तिये 18, 11 में से 8 गए 3, 6 छिकम 36। ठीक है, अगले गुणनखंड कौन से हो गए? 6 और 36। उसके बाद देखिए 216 को 7 से भाग दें तो 7 से 216 भाग नहीं होता पूरी तरह। फिर 8 से 216 पूरी तरह भाग हो जाता है। देखिए कितने पे जाएगा ये? 8 दूनी 16, ठीक है, 11 में 6 गए 5, 8 सत्ते 56, कितना आया? 27। फिर 216 देखिए 9 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है। 9 से मैं 216 को भाग दे के देखूँ तो कितने पे जाएगा? 9 दूनी 18, 11 में से 8 गई 3, 9 चौके 36, 9 और 24। फिर उसके बाद 216 को 10 से भाग दे के देखें तो 10 से भी नहीं पूरी तरह भाग होता, ना ही 11 से पूरी तरह भाग होता है। 216 उसके बाद 12 से पूरी तरह भाग हो जाता है। 12 से अगर मैं 216 को भाग दूँ तो कितने पे जाएगा ये? 18 पे जाएगा। ठीक है, तो 12 और 18 अगले गुणनखंड हो गए। उसके बाद देखिए 216 12 के बाद सीधा 18 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 13 से भाग होता है, ना ही 14, ना ही 15, इनसे नहीं होता, सीधा 18 से पूरी तरह भाग होता है। अब 216 को अगर मैं 18 से भाग दे के देखूँ तो क्या आएगा? 12 आएगा। तो अगले गुणनखंड कौन से हो गए? 18 और 12। पर अब अगर हम देखें तो यही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इन्हें यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो 216 के गुणनखंड कौन से हैं? ये सारे और ये सारे क्या है? 216 के गुणनखंड है। अब 215 के गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए 215 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 और 215 खुद। ठीक है, उसके बाद 215 ना तो 2 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 3 से, ना ही 4 से, सीधा 5 से 215 पूरी तरह भाग होता है। देखिए 215 को अगर मैं 5 से भाग दूँ तो क्या आएगा? 5 चौके 20, फिर 1 आया और 5, फिर क्या आया? 5, तो 5 दिए 15, 43 आया। 215 को अगर मैं 5 से पूरी भाग दूं तो क्या आएगा? 43 आएगा। अब देखिए 215 जो है इनके अलावा और किसी से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 215 के गुणनखंड सिर्फ कौन से होंगे? 1, 5, 43 और 215। तो देखिए 216 के गुणनखंड भी आ गए और 215 के गुणनखंड भी आ गए हैं। तो देखिए 216 के सभी गुणनखंड ये हैं और 215 के सभी गुणनखंड ये हैं। अब हमें देखना है क्या ये सह अभाज्य है, तो अगर इन दोनों में साझा गुणनखंड सिर्फ एक होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा, तो मतलब ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए इन दोनों में एक तो है ही, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड जो है साझा नहीं है। देखिए इसमें 5 है, इनमें कहीं नहीं है। उसके बाद देखिए 43 भी इनमें कहीं नहीं है और 215 भी इनमें कहीं नहीं है, तो सिर्फ सार्व गुणनखंड या साझा गुणनखंड कौन सा है? एक है। तो देखिए यहाँ पर सार्व गुणनखंड एक है, तो अतः ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं मतलब 216 और ये जो 215 है क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम F पार्ट सोल्व करेंगे। अब अगली संख्याएं हैं 81 और 16। अब हमें बताना है क्या ये दोनों भी सह अभाज्य हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए पहले 81 के गुणनखंड निकालेंगे। 81 के पहले दो गुणनखंड कौन से हो गए? 1 और 81, क्योंकि 81 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद 81 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, फिर 81 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है। 81 को अगर हम 3 से भाग दें तो क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक है, फिर अगले गुणनखंड कौन से हो गए? 3 और 27। उसके बाद 81 देखिए किससे भाग होता है? ना तो 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ना ही 7 से, सीधा 9 से 81 पूरी तरह भाग होता है। तो 81 को मैं 9 से भाग दूं तो क्या आएगा? 9 में 81। अब देखिए यही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, 9 एक बार आ चुका है और दोबारा आ रहा है, इसका मतलब हम यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो 81 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1, 3, 9, 27 और 81। अब 16 के गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 16 के गुणनखंड कौन से होंगे? 1 गुणा 16। ठीक है, 16 1 से भी पूरी तरह भाग होता है और खुद से भी। उसके बाद देखिए 16 2 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है, 2 अट्ठे 16, 2 और 8 आएगा। ठीक है, अगले गुणनखंड उसके बाद 16 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता, 4 से 16 पूरी तरह भाग होता है, 4 चौके 16। अब देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, 4 एक बार आ चुका है, दोबारा आ रहा है, इसका मतलब हम यहीं पर रोक देंगे। तो 16 के गुणनखंड कौन से हैं? 1 2 4 8 और 16। अब देखिए
81 के सभी गुणनखंड ये हैं और 16 के सभी गुणनखंड ये हैं। अब हमें बताना है क्या ये सह अभाज्य गुणनखंड सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो सह अभाज्य संख्याएं कब होंगी, जब दोनों में साझा गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा। तो देखिए इनमें सिर्फ एक ही है जो कि एक जैसा गुणनखंड है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड इनमें एक जैसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सार्व गुणनखंड सिर्फ एक है, मतलब एक ही है जो कि साझा गुणनखंड है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड एक जैसा नहीं है। अतः ये संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब जो 81 और ये जो 16 है ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो आज हमने 4th और 5th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।